ओके। हेलो फ्रेंड्स, हमने डीसीओ के डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और उन दोनों के बीच में कौन कौन सा डिफरेंसेस है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो कहाँ पे रखे और कौन किस कंपोनेंट का कौन सा यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है कि इनपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अब इन जितने भी यूनिट हमें दिए हुए उन यूनिट के बारे में हमें पढ़ना है। भाई इनपुट डिवाइस क्या करता है, तो भाई डिस्प्ले या यूनिट या माउस के थ्रू हमें इनपुट देना पड़ता है कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन और जो डेटा उसको मिला है उसको वो कैलकुलेट करेगा, और वो अगर उस डेटा को उसे स्टोर करना है तो स्टोरेज यूनिट में जाएगा, और जो आउटपुट आ गया है उसको भेज देगा आउटपुट यूनिट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिलके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं उसे, जो हमारा वन टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। हमें इस सब्जेक्ट के अंदर डीसीओ के अंदर कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर जो जो भी रजिस्टर आता है उसका जो आर्किटेक्चर आता है वही पढ़ना रहता है। इनपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट और आउटपुट यूनिट का उतना नहीं है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पहले तो हमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन से यूनिट आते हैं, कौन से कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट्स क्या वर्क करते हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है कि भाई इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट के अंदर हमें क्या होता है कि इट एक्सेप्ट, कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट के थ्रू दे रहे हैं। इनपुट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो भाई कीबोर्ड्स आ जाता है, ठीक है, फिर माउस आ जाता है। ठीक है, तो वो सब हमारी क्या होगी, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस पहले जो डेटा हम भेजते हैं उसको क्या करता है उसके साथ, तो इनपुट यूनिट के अंदर इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी कंप्यूटर के बाहर की साइड जो कि कीबोर्ड और माउस है उसके थ्रू हम जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा कंप्यूटर को देता है वो एक्सेप्ट करता है। फिर जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो क्या पढ़ता है कि 0101 फॉर्मेट में ही पढ़ता है। तो पहले तो इनपुट यूनिट क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा उसको मिला है उसको पहले कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद वो कंप्यूटर उसको उस फॉर्म में 0101 फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। कंप्यूटर जो एक्सेप्ट करता है उसके फॉर्म में उसे पहले इंस्ट्रक्शन और डेटा को कन्वर्ट करता है। फिर क्या लिखा है लास्ट में, इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर क्या कहता है कि इनपुट यूनिट होता है जो इसको डेटा और इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया है उसको फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। तो इनपुट का क्या काम रहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा उसको आउटसाइड से मिल रही है उसे एक्सेप्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है और उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। ये काम रह गया इनपुट का। फिर आउटपुट यूनिट क्या करता है, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करता है, विच आर इन कोडेड फॉर्म। ठीक है, हेंस अभी तक वो कोड के फॉर्म में है। कोड मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर जो चीज़ समझता है 0101 फॉर्मेट में रहता है, तो वो 0101 फॉर्मेट है वो हमारे लिए इजी नहीं है। तो क्या लिखा है इसमें, कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय यूजर अस। मतलब वो 0101 फॉर्मेट में जो आउटपुट दे रहा है वो हम पढ़ नहीं सकते। तो उसको क्या कहता है कि इट कन्वर्ट्स द कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। मतलब ह्यूमन जिस फॉर्म में उसको पढ़ सकता है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। देन वो जो आउटपुट फाइनल रिजल्ट मिला है उसको आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आउटपुट यूनिट के अंदर भेज देगा। तो ये आउटपुट यूनिट का मेन काम है। ठीक है, उसके बाद हो गया स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट क्या करता है कि डेटा स्टोर करता है वन टाइप ऑफ। ठीक है, तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइस। ठीक है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम प्रोसेसिंग करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, वो उसे पहले क्या करता है कि इनपुट डिवाइस के अंदर लाता है, फिर बीच में जो भी आउटपुट उसका आ रहा है उसे स्टोर करके रखेगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या हो गया कि मतलब बीच में जो आउटपुट रिजल्ट उसका आ रहा है जिस प्रोसेसिंग की। ठीक है, फिर
वो जो आउटपुट मिला है उसको फाइनल रिजल्ट के अंदर प्रोसेस करेगा, और उसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, उसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आउटपुट डिवाइस के अंदर स्टोर करवा देगा, और वहाँ पर भी स्टोर करके रखता है। तो ये स्टोरेज यूनिट का मैक्सिमम मिनिमम क्या है, काम क्या है कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन मिल रहा है और जो आउटपुट आ रहा है उसको स्टोर करता है। तो आउटपुट स्टोरेज यूनिट के अंदर भी दो टाइप्स है, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मतलब टेम्पररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी हार्ड डिस्क रहती है, जिसके अंदर हमारा परमानेंट डेटा स्टोर रहता है, तो वो क्या हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। और सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या हो गई, हमारी रैम हो गई, जिसके अंदर टेम्पररी डेटा स्टोर होकर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एएलयू भी बोल सकते हैं, arithmetic logic unit, ALU. So arithmetic logic unit of computer system is a place where actual execution of instruction take place during processing operation. तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो यूनिट है जहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन और डेटा आ रहा है उसका एक्चुअल में एग्जीक्यूशन यहाँ पे होता है। मतलब वो क्या, जितने भी हमने ऑपरेशन दिए उसका सारा ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएगा, और उसका जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिए उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा, और उसका जो आउटपुट आएगा वो कहाँ पे भेज देगा, आउटपुट यूनिट के अंदर। तो एएलयू है वो वन टाइप ऑफ हमारा ब्रेन है। क्या है, एएलयू है वन टाइप ऑफ हमारा ब्रेन है, जो हमें कैलकुलेट करके देता है, जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा हम दे रहे हैं उसको, उसका वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, सीयू, उसका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे सीयू। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितनी भी यूनिट्स हमारे पास है, जितने भी कंपोनेंट्स है, उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब जो भी इनपुट डिवाइस में से डेटा आएगा तो पहले कहाँ पे आएगा, वो कंट्रोल के पास आएगा। फिर वो इंस्ट्रक्शन या डेटा का क्या करना है वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, भाई इसको एएलयू में डालना है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करवाना है, या फिर उस डेटा को स्टोर करवाना है, जो भी आउटपुट मिला है फाइनल रिजल्ट उसको कहाँ पे भेजना है। तो सारा काम क्या करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, उन सबको बांधे रखता है इंटरनली। तो कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट्स करता है, मतलब उसको वो मैनेज करता है, ठीक है। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम आपको, सीपीयू दिया हुआ है। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो किस की वजह से बनेगा, तो कभी एएलयू एंड सीयू दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हमारा सीपीयू बनेगा। सीपीयू वन टाइप ऑफ हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन डेटा है उसको मैनेज होगा, और उसको एग्जीक्यूशन मतलब उसका जो आउटपुट आ रहा है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्या है हमारा वन टाइप ऑफ ब्रेन, जिसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन और डेटा आएगा उसका वो कैलकुलेशन करेगा और आउटपुट देगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन दी है उसके साथ क्या करना है, उसके साथ कौन सा ऑपरेशन करना है, वो क्या कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। और ऑल अदर यूनिट्स ऑफ द सिस्टम, मतलब अदर यूनिट सीपीयू, कंप्यूटर के जितने भी अदर यूनिट्स है उसको भी वो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस डायग्राम के अंदर भाई कंट्रोल यूनिट्स एंड एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों को मिलाकर क्या बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब हमारा वन टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये पार्ट्स हो गए बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, कंट्रोल और एरिथमेटिक और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या क्या काम है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा, फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया है समझ में आ गया फिर कंप्लीट हो गया ये पार्ट्स। फिर उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इसका फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर हम अपनी लाइफ में डेली यूज़ कर रहे हैं, पर उसका मेन यूज़, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो पहले तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भाई डेफिनेशन, कंप्यूटर करता क्या है एक्चुअली। A computer is a machine that can be programmed to manipulate symbols, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो क्या करता है कि उसको जो प्रोग्राम मिला है उसके अंदर जो सिंबल है प्रोग्राम, और उसके अंदर जो सिंबल्स मिल रहे हैं उसको वो क्या करता है, मैनिपुलेट मतलब कैलकुलेट करता है,
ठीक है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गई, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू मैनिपुलेट सिम्बॉल्स। ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी इस लाइन के अंदर नहीं आ सकती, तो उसके लिए हम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें हमारा काम इजी करने में मदद मिलती है, तो उसकी डेफिनेशन इस 3 लाइन के अंदर दी हुई है। तो इट इज रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम जो इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसका आउटपुट मतलब रिस्पोंड करेगा वेल डिफाइंड मैनर के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर जो जितने जैसे ही हमें जे- जिस जितनी हमने इंस्ट्रक्शन दी है उसको, जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर मैनर में दी है या प्रोग्राम के फॉर्म में दी है, तो वैसा ही हमें आउटपुट देगा। अगर आप प्रोग्राम के अंदर कोई एरर करोगे, ठीक है, तो वो आउटपुट नहीं देगा, वो आपको वहाँ पे एरर है ऐसा लिख के दे देगा। ठीक है, तो वो क्या है कि जैसे ही आप उसको स्पेसिफिक मैनर में इंस्ट्रक्शन दोगे तो वैसा ही आपको आउटपुट देगा, वो मतलब रिस्पोंड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इट कैन एग्जीक्यूट प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है, तो जैसे ही हम कंपाइल करते हैं तो पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं सारा कुछ, तो उसके अंदर पता नहीं कितनी लाइन होगी, 15 लाइन भी हो सकती है, 100 लाइन भी हो सकती है, 2000 लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जितना भी हमने कोड लिखा है उसको लाइन टू लाइन पढ़ेगा, मतलब प्री रिकॉर्ड है, जितनी भी हम जैसे ही उसको प्रोग्राम देंगे पूरा तो वो लाइन टू लाइन पढ़ता रहेगा, वो जो भी लाइन है उसको रिकॉर्ड करके भी रखता है, फिर लास्ट में हमें वो वैसा आउटपुट देता है। ठीक है, तो इट कैन एग्जीक्यूट प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले से जो इंस्ट्रक्शन उसे स्टोर करके रखिए उसका भी आउटपुट वो दे सकता है। इट कैन क्विकली स्टोर एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो लास्ट बेनिफिट क्या हो गया, क्योंकि जो भी डेटा उसको मिल रहा है या रिट्रीव कर रहा है वो इजीली और फास्ट वे में देता है, मतलब क्विकली देता है इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ा डेटा है वो भी हमें इजीली थोड़ी सेकंडों में दे देता है। तो कंप्यूटर की ये मेन डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसकी वजह से उसे कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू मैनिपुलेट सिंबल, इट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इट वेल मैनर, it can execute pre-recorded list of instruction, it can quickly store and retrieve large amount of data। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद उसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म कंप्यूटर में हम डेली दिन में 100 बार बोलते हैं पर उसका फुल फॉर्म तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये याद रखने में भी थोड़ा लेंदी है, तो 5-6 बार आप पढ़ोगे तो भी वो याद नहीं रहेगा, 2-3 दिन के बाद आप भूल ही जाओगे। तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है भाई, सी मतलब कॉमनली जनरली यूज होता है वो, ओ मतलब ऑपरेटेड, यदि कॉमनली ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन जो जनरल यूज के लिए यूज करते हैं। फिर भी मतलब पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर टास्क है जो हमें करने में आसानी रहे, उसको हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम कर लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। फिर यू मतलब यूज्ड फॉर, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है जिसके अंदर हम साइंटिफिक या कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर की डेफिनेशन। उसके बाद आता है भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेन 4 फॉर्म में रहते हैं। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सारी हार्ड डिस्क रहती है, जिसके अंदर जितना भी डेटा है वो अपने आप कैलकुलेट करता है और इतनी फास्ट तरीके से देता है। ठीक है, कैलकुलेशन जो भी करोगे वो तुरंत दे देगा, माइक्रो सेकंड या मिनी सेकंड में आपको दे देगा। कंप्यूटर जो हमारा डेस्कटॉप है वो हमें माइक्रो सेकंड में देता है, बट सुपर कंप्यूटर है वो हमें बहुत ही उसके भी 100 या 1000 या लाख में कैलकुलेट करके दे देता है डेटा। फिर मेन फ्रेम है तो क्या कैसे रहता है, ऐसे रहता है। कम सुपर कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, वो हमें एक प्लेस में नहीं आ सकती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह और सर्वर और उसको मेंटेन करने के लिए भी 4-5 बंदे रखने पड़ेंगे, और उसको मेंटेन करने के लिए एकदम ठंडा रूम चाहिए, वो सब सारी चीज़ें इसको मैनेज करनी होती है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है,
ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि भी दो तीन कंपोनेंट्स के अंदर भी होता है, उसके अंदर हमें कुछ कैलकुलेट करना नहीं होता। जैसे ही अब कोई कंपोनेंट आप खोलोगे तो उसके अंदर एक डिस्प्ले रहेगी और तीनों चीज़ें एक साथ कंप्यूटर में एक साथ कनेक्टेड रहेगी, मतलब वो आपका मेन फ्रेम हो गया, जिसके अंदर आपको कोई किसी भी हार्ड डिस्क या सीएनसी कोई मशीन बनाना है तो उसके अंदर मेन फ्रेम का यूज़ होता है। फिर हो गया मिनी कंप्यूटर, जो हमें हम लैपटॉप के रूप में यूज़ करते ही है। फिर माइक्रो कंप्यूटर, जो हमें डेस्कटॉप में रूप में यूज़ करते हैं, वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये चार तरीके के कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, पर मेनली तो हम दो ही करते हैं, मिनी और माइक्रो। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया माइक्रो प्रोसेसर, मतलब अब हमें जो कंप्यूटर को मशीन बनाती है उसके बारे में पढ़ना है भाई, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, वो चीज़। तो माइक्रो प्रोसेसर है वन टाइप ऑफ, वो ऐसे रहता है एक चिप। जैसे आप अभी बोलते हो भाई i3 है, i5 है, तो वन टाइप वो आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम क्या है, तो मैंने अभी आपको आगे बताया था कि सेंट्रल कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो आपका एक वन टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। इन दोनों को मिला के आपका एक क्या बनता है, माइक्रो प्रोसेसर बनता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए भाई। माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क, जो कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है उसका वर्क करने के लिए। इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट containing millions of very small components including transistor, resistor and diode that work together। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी हजारों टाइप के ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और डायोड रहते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जितनी भी प्रोसेस या इंस्ट्रक्शन या डेटा माइक्रो प्रोसेसर को मिल रहा है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर देगा कुछ ही सेकंडों में, या मिनी या माइक्रो सेकंड में भी कर सकता है। ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड पे डिपेंड रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पता चला भाई, उस किस तरह से जो वर्क करता है और उसकी डेफिनेशन और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड्स रहते हैं, मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों में रहते हैं। फिर उसके अंदर आता है कि भाई ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर किसे बोला जाता है, तो उसका डायग्राम हमें दिया हुआ है साइड में। तो इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट, इन तीनों चीज़ों को हम हटा दें तो बाकी चीज जो चीज़ रहती है उसे हम माइक्रो प्रोसेसर बने, जिसके अंदर एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरिया आता है। रजिस्टर वन टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा को स्टोर करना है, मतलब वो टेम्पररी डेटा हो गया, उसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है आपको, तो उसके अंदर भी आपको एक रैम चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पता होना चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर इज सिमिलर टू अवर ह्यूमन ब्रेन। माइक्रो प्रोसेसर का काम कैसा है कि हमारे ब्रेन के तरह ही है। जैसे ही उसको इनपुट मिलेगा वो उसको कैलकुलेट करेगा और उसको वो आउटपुट दे देगा। वैसे ही हमारा काम है भाई, हम क्या करते हैं भाई, किसी भी चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, सही है कि गलत है, उसको कैलकुलेट करते हैं और उसका आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का काम है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज सिमिलर टू अवर ह्यूमन ब्रेन, इट कैन बी ट्रेन टू डू एनीथिंग। वो कुछ भी करने के लिए ट्रेंड है। इट कैन बी प्रोग्राम टू डू एनीथिंग, हम उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है। सो वी वांट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट एंड कैपेबल, हम उसको प्रोग्राम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसने यहाँ पे दिया भाई इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कैपेबिलिटीज के आधार पे उसको कुछ भी काम हम करवा सकते हैं। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर है वन टाइप ऑफ एक मशीन है जिसकी मदद से हम जो जितना भी हमारा टास्क रहता है, काम रहता है, वो हमें क्विकली और फास्ट तरीके से वेल मैनर फॉर्म में देगा।
ठीक है, तो ये काम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर कहाँ रहता है वो डायग्राम के आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है भाई कितने तरीके के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कितने तरीके के होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो 8080 है। वो कब इन्वेंट हुआ था भाई? 1974 में। ठीक है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर कितने थे? तो भाई 6000 ट्रांजिस्टर थे। माइक्रोन क्या थे? उसकी क्लॉक की स्पीड क्या थी? उसके अंदर साइज ऑफ डेटा है वो किस फॉर्म में रहता है? 8 बिट के फॉर्म में रहता है, मतलब 1 बाइट। उसकी स्पीड कितनी थी फिर? ठीक है, एक सेकंड में वो कितनी स्पीड से कितना कैलकुलेशन कर सकता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद आया भाई 8088। तो वो कब आया भाई? 5 साल के बाद 1979 में। उसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर है यहाँ पे? 29,000। माइक्रोन माइक्रोन दिया हुआ है 3। फिर क्लॉक स्पीड उसकी क्या है? 5 मेगाहर्ट्ज। उसके अंदर 16 बिट में भी वर्क होता है और 8 बिट बस। 8 बिट बस का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा हम इनपुट के थ्रू उसको दे रहे हैं, ठीक है, वो डेटा कैसे वो पढ़ेगा, मतलब जितना भी डेटा हम देंगे तो कंट्रोल यूनिट के पास कैसे पहुंचेगा, उसके लिए उन लोगों ने एक बस बनाई। जैसे ही हम यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं, वैसे ही सिस्टम के अंदर भी 8088 प्रोसेसर के अंदर उन लोगों ने बस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो इसकी मदद से वो क्या करेगा कि 8 बिट का डेटा एक साथ लेगा और उसको भेज देगा। वापस दूसरी बस आएगी तो क्या करेगा? 8 बिट का डेटा लेगा और वापस उसको भेज देगा प्रोसेसिंग होने के लिए। तो यहाँ पे बस का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जितने भी सिस्टम आए उसके अंदर बस का कॉन्सेप्ट तो रहा ही है। फिर उसकी स्पीड कितनी है भाई? 0.33 सेकंड के अंदर जितने भी कैलकुलेशन कर सकते हो कर। ठीक है, तो उसकी स्पीड दिखाई हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद बहुत सारे आए हैं, पेंटियम 4, पेंटियम 2। तो इन सब कब आए, उसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर है, उसकी स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड क्या है, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको बताया भी किस तरीके के होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि 8085 अभी माइक्रो प्रोसेसर के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर है अभी हम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा कर रहे हैं कि 8085 यूज़ कर रहे हैं। आगे के वर्जन के अंदर उन लोगों ने पहले से ही माइक्रो प्रोसेसर कौन सा यूज़ होगा वो भी डिसाइड करके रखा है। ठीक है, 8086 यूज़ होगा। तो उसके अंदर अभी 5th जनरेशन है। अभी हम जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो अभी 5th जनरेशन 8080 है, वो आपका 1st जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना, उसके अंदर हम जो भी उसकी प्रोसेसिंग, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भाई माइक्रो प्रोसेसर इन 3 चीज़ों से बनता है। तो उसके अंदर भी बहुत सारी सर्किटें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। तो उसका पूरा डायग्राम, उसका जो आर्किटेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जो कैसे वर्क होता है, उसके अंदर क्या आता है, किस तरीके से यूज होता है, वो हम पढ़े। और उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे आता है, ठीक है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक की था, बेसिक अरेंजमेंट कंप्यूटर सिस्टम 2nd चैप्टर। वो अभी बाकी एक स्टेप जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खत्म होगा। ठीक है, थैंक यू।